तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने कल पढ़ा था मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल, उसके पहले पढ़ा था अनुच्छेद 74 75। मंत्रिमंडल के बारे में भी हमने समझ लिया था कि इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, ये सब हमने पिछले वाली वीडियो में पढ़ लिया है। मैं यहाँ पे एक बार रिपीट करा दे रहा हूँ आप सबका, ठीक है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। मंत्रिमंडल में कितने प्रकार के मंत्री रहते हैं? 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। इसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के मंत्री रहते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, पहले नंबर पर कौन आते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर आते हैं उप मंत्री। इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है? सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? तो वह होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट कैबिनेट मंत्री, सबसे बड़ा मंत्री कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। फिर आता है उप मंत्री, फिर आता है, फिर ये है उप मंत्री, ठीक है दोस्तों। इसकी पावर सबसे कम होती है। ये आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री तब कार्य करते हैं जब कैबिनेट मंत्री अनुपस्थित होता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल में कहा गया है कि इसमें केवल उच्च श्रेणी की मंत्री ही विभाग लेते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री तथा राज्य मंत्री ही आते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं दोस्तों? कैबिनेट मंत्री, एक हो गए कैबिनेट मंत्री, एक हो गए राज्य मंत्री, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें केवल उच्च श्रेणी के मंत्री ही भाग लेते हैं। और इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? बताइएगा आप कमेंट में जल्दी से। इन दोनों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, पीएम होता है, पीएम, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। पीएम होता है इन दोनों को अध्यक्ष। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। इसके आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहीं पे हम देखते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 में क्या कहा गया था? पहले उसको देख लीजिए। 74 में कहा गया था कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। कौन होगा दोस्तों? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? पीएम। उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? पीएम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सब पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, जिसने भी वीडियो ना देखी हो वो जाके देख लीजिएगा, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अभी चल रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों की तरफ। इसमें कहा गया है कि ये योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। ये दोस्तों किस किस चीज़ का अध्यक्ष होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कहा गया है, और कहा गया है कि पीएम, सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री आदि की नियुक्ति संबंधी सिफारिश किसको भेजता है? राष्ट्रपति को भेजता है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, पीएम, पीएम प्रधानमंत्री, सीएजी महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी मंत्री आदि की नियुक्ति संबंधी सिफारिश किसे भेजता है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति को भेजता है। पीएम, सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री आदि की नियुक्ति संबंधी सिफारिश कहाँ भेजता है? तो ये सिफारिश भेजता है राष्ट्रपति को। और इसी में कहा गया है कि मोर्ले नामक विद्वान ने पीएम को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है। मोर्ले नामक विद्वान ने, मोर्ले नामक विद्वान ने, मोर्ले नामक विद्वान ने पीएम को समकक्षों
समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है? मैं सबसे प्रथम कहा है। तो क्या कहा है? मोरले नामक वैज्ञानिक ने पीएम को समकक्षों में सबसे प्रथम कहा है। और इसी में है, म्यूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा जाता है। म्यूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील मंत्रिमंडल को कहा जाता है। मंत्रिमंडल को कहा जाता है। इसमें समझिएगा, म्यूर नामक विद्वान ने कहा कि राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग किसे कहा जाता है? प्रधानमंत्री को। और व्हील मंत्रिमंडल को कहा जाता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसी में नोट देकर लिखिएगा, बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है। और इसी में नोट डाल के लिख लीजिएगा कि बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति, बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 महीने तक पीएम या मंत्री रह सकता है। पीएम या मंत्री रह सकता है। पीएम या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 महीने के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। किंतु 6 माह के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे क्या कहा गया है कि पीएम, सीएजी, महान्यायवादी, मंत्री आदि की नियुक्ति संबंधी सिफारिश किसे देता है? तो सिफारिश भेजता है राष्ट्रपति को। मुरली नामक वैज्ञानिक ने पीएम के समकक्षों को प्रथम कहा है, सबसे प्रथम कहा है मुरली नामक वैज्ञानिक विद्वान ने पीएम को। म्यूर नामक विद्वान ने राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग कहा है प्रधानमंत्री को। और व्हील, पहिया, किसे कहा है? मंत्रिमंडल को। ठीक है, और नोट में दिया गया है, बिना संसद के सदस्य बने ही कोई व्यक्ति 6 महीने तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है, किंतु 6 महीने के भीतर उसे संसद की सदस्यता लेनी होगी। तो दोस्तों, इतना आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आता है उप प्रधानमंत्री। इसके बारे में पहले बेसिक जानकारी ले लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है, यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। कहा गया है कि इसके बारे में संविधान में कोई चर्चा नहीं है। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रित करता है। उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है। गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, तो इनको लिख लीजिएगा। इसके बारे में संविधान में कोई स्पष्ट चर्चा नहीं है, यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। जब
प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। और इसी में पॉइंट डाल के लिखिएगा, जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता है तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखता है, देश पर नियंत्रण रखता है। अब तक कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? 7 बने हैं। सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम, वी चौहान, देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा, लिखने की ज़रूरत हो तो। अभी तक कितने बने हैं? 7। सरदार पटेल लिखवा देता हूँ। नंबर 1 पे हैं दोस्तों सरदार पटेल। नंबर 2 मोरारजी देसाई। नंबर 3 पे चौधरी चरण सिंह। नंबर 4 पे जगजीवन राम। पाँच पे वी चौहान। 6वें नंबर पे आते हैं देवीलाल। इसके बाद आता है लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए होंगे। उप प्रधानमंत्री, इसमें कहा गया है कि यह राजनीतिक उद्देश्य के लिए बनाया गया पद है। जब प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो उप प्रधानमंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। जब उप प्रधानमंत्री नहीं रहता तो गृह मंत्री देश पर नियंत्रण रखते हैं। अभी तक कितने हुए हैं? अभी तक कुल 7 हुए हैं, 7 उप प्रधानमंत्री। पहले पे सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, ऐसे ही करके लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है दोस्तों, इतना आपने समझ लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। आगे आता है महान्यायवादी। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एटॉर्नी जनरल। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। इसकी चर्चा अनुच्छेद कितने में है? 76 में है। अनुच्छेद 76 में किसकी चर्चा है? तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की चर्चा है अनुच्छेद 76 में। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अर्थात अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। कानून के बारे में कौन सलाह देता है? सब यही देता है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार होता है। और नेक्स्ट देखिएगा, यह सदस्य नहीं होता। जो ये है ना, जो अटॉर्नी जनरल, यह सदस्य नहीं होता किंतु कार्रवाई में भाग लेता है। यह मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे क्या कहा गया है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 76 में है। यह केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कानूनी सलाहकार, यह कानून के बारे में सलाह देता है सरकार को। ठीक है, केंद्र सरकार को। यह पूर्णकालिका 5 वर्षों के लिए नहीं होता। यह
मतलब यह 5 वर्ष के लिए नहीं होता है, यह 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, नहीं होता, यह 5 वर्षों के लिए नहीं होता है, बल्कि यह राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है, यह राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है, जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। यह जितने केंद्र सरकार के मुकदमे लड़ने होते हैं वो सब कौन लड़ता है, यही लड़ता है महान्यायवादी। इसमें कहा गया है कि यह राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है, जिस कारण यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है। यह निजी व्यक्ति का भी मुकदमा लड़ सकता है, इतना इसमें कहा गया है। और इन्हें वेतन संचित निधि से नहीं मिलता है, बल्कि प्रधानमंत्री कोष से दिया जाता है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार के मुकदमे को कौन लड़ता है, महान्यायवादी। केंद्र सरकार किसी भी प्रकार के मुकदमे को महान्यायवादी लड़ता है। महान्यायवादी लड़ता है, ठीक है। यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है, यह मुकदमे को भारत के किसी भी न्यायालय में लड़ सकता है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। इसकी योग्यता दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है। इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। इसे दोस्तों एसजी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देते। इसमें कहा गया है दोस्तों इसकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर होती है, और एसजी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। इसको सहायता कौन देता है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। एसजी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। एसजी को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सहायता देता है। तो इतना आप समझ गए होंगे। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, महान्यायवादी एटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल। वर्तमान में कौन है, यहीं पे लिख लीजिएगा, के वेणुगोपाल। वर्तमान में कौन है, के वेणुगोपाल। वर्तमान में के वेणुगोपाल, ठीक है। इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं, आपने समझ लिया महान्यायवादी। इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, के वेणुगोपाल, ठीक है। इसकी योग्यता महान्यायवादी की सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, हाई कोर्ट के जज के बराबर और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 76 आपने देख लिया है। इसमें किसकी चर्चा थी, एटॉर्नी जनरल की चर्चा थी। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार के कार्यों का संचालन की चर्चा, केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन की चर्चा जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। कहा गया है कि केंद्र सरकार के
कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे कि कहा गया है कि केंद्र सरकार के कार्यों की संचालन की चर्चा है जो विभिन्न मंत्रालय द्वारा संपन्न होता है। राष्ट्रपति इनके कार्यों को आसान बनाने के लिए कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 इसको समझिएगा ध्यान से। पीएम का कर्तव्य यह होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। पीएम का कर्तव्य यह होगा कि संसद के कार्यवाही की जानकारी किसे दे? राष्ट्रपति को दे। अटॉर्नी जनरल को दे। ठीक है दोस्तों, इसमें आप समझ पा रहे होंगे। तो इसमें कहा गया है पीएम का कर्तव्य यह होगा कि संसद की कार्यवाही राष्ट्रपति को दे, अर्थात अटॉर्नी जनरल को भी दे। ठीक है, राष्ट्रपति अलग है, वो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, उसको जाके आप देख लीजिएगा। अनुच्छेद 52 से लेके 69 तक नहीं 61 तक उपराष्ट्रपति है, फिर आगे। ठीक है, उसको जाके देख लीजिएगा एक बार। अनुच्छेद 78 तक देख लिया है। 78 में क्या कहा है? पीएम का कर्तव्य यह होगा कि संसद की कार्यवाही की जानकारी किसे दे? राष्ट्रपति के दे। तो आज हमने क्या पढ़ा, जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे हम एक बार। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, उप प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और अनुच्छेद 77, 78। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।